तो हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं सभी लोगों से बोलता हूं कि अगर आप ये टॉपिक स्पेशली क्लास 10th वाले बच्चे इसको अगर आपने ढंग से देख लिया ना सिर्फ, तो आपका पहला चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट बातें कवर हो जाएगा और आपका यहाँ से एक एक क्वेश्चन बनेगा। तो ढंग से सभी लोग देखना, थोड़ा देर के लिए अपने दिमाग को शांत करके बैठ करके आराम से वीडियो को देखो और समझो। और मैं दोस्तों मैं ये बात आपको पहले बोलता हूँ कि अगर आप लोग को वीडियो समझ नहीं आया, हो सकता है कुछ टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसको फिर से एक बार वीडियो बना के बता दूंगा। बस आप लोग का मेन काम क्या है, पढ़ करके इस बार अच्छे से नंबर लाना है और गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पूरा सेशन। देखिए ये जो चैप्टर है ना, ये है आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। और दोस्तों चैप्टर नंबर 1 का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या है, चैप्टर का ही नाम है बाबू वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक संख्या का इंग्लिश रियल नंबर होगा, ध्यान से समझ लीजिए। ये जो वास्तविक संख्या है इसका इंग्लिश रियल नंबर होता है। तो इस बात के बारे में, इस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पिछले कक्षा यानी कि 9th में पढ़ चुके हैं। बस आप लोग को इस चीज को डिटेल्स में पढ़ना है क्लास 10th में। बारी बारी से मैं आपको इसका परिभाषा, इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा, सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में है, दूसरा स्लाइड में क्या है, तो चलिए दूसरा स्लाइड में है बाबू की परिमेय संख्या। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यहाँ पर उसका परिभाषा लिखा हुआ है। तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि जिसे हम p बटा q के रूप में लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और q बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी जो है हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर समझ नहीं आया होगा तो मैं एक स्लाइड ऐड करके आपको परिमेय संख्या अच्छा से समझा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सॉरी यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या में यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए लिखा हो कि ऐसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा हो लेकिन q बराबर 0 नहीं हो। कहने का मतलब है मेरे भाई कि ऐसा संख्या जो बटा में लिखा हो इसी टाइप से, जो कुछ भी होता है, p की जगह पर कोई भी पूर्णांक संख्या ले लेंगे, ठीक है, और q के जगह पर भी कोई पूर्णांक संख्या ले लेंगे, कोई भी पूर्णांक संख्या ले लेंगे, ठीक है। तो कोई भी पूर्णांक, यानी कि सिंपल याद रखिएगा कि जो p और q जो होगा ना, p और q जो होगा मेरे भाई सो पूर्णांक संख्या होगा। अब पूर्णांक संख्या का परिभाषा हम बताए हुए हैं कि 0 से लेकर अनंत तक के संख्या को, अनंत तक के संख्या को जो है सो, यानी 0 से अनंत तक के प्लस वाला और माइनस वाला संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। सिंपल समझिए, पूर्णांक संख्या को किसे बोलेंगे, ऐसा संख्या जिसको हम 0 से लेकर के स्टार्ट करते हैं और पूरा अनंत तक, प्लस में माइनस में कोई भी संख्या। तो मान के चलो कि आप इसको ध्यान से अगर देखोगे तो मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ और इसको ख़त्म करके मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इस चीज़ को। जैसे में देखो कि मैं एक उदाहरण और लेता हूँ। यहाँ पे मान के चलो मैं लिख दूंगा ऊपर में 4, ठीक है, सॉरी यहाँ पर लिखूंगा 4/3। तो क्या ये परिमेय संख्या होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 जो है सो पूर्णांक संख्या है, 3 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो कोई भी संख्या ले लो, -8/3 पूर्णांक परिमेय संख्या होगा, तो बिल्कुल है। -7, सॉरी इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, मजा आएगा, 7/2 पूर्णांक संख्या होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई। जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख दिए पूर्णांक संख्या, सॉरी परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पर एक बात इसमें आएगा आपको कि q बराबर बाबू, q बराबर यानी कि q बराबर 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम जैसे कोई संख्या 4 लिख रहे हैं, बटा में 0 हमको नहीं लिखना है तो परिमेय संख्या नहीं होगा। 7/0 नहीं लिखना है, 9/0 नहीं लिखना है। मतलब कहने का मतलब कि ऐसा संख्या जिसके हमको बटा में यानी हर के रूप में 0 नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया। हाँ, तो बहुत बच्चा का मन में आएगा कि भाई जी बताइए कि ऊपर में 0 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल 0/4 लिख सकते हैं। आपका मन है तो 0/10 लिख लीजिए, वो भी लिखा जाएगा। 0/12 लिख लीजिए, वो भी लिखा जाएगा। -5/7 लिख लीजिए, वो भी लिखा जाएगा। 0/7 लिखिए, वो भी लिखा जाएगा। मतलब कि जो ऊपर में 0 है उसका परिमेय संख्या होगा। सब परिमेय संख्या, सब परिमेय संख्या को उदाहरण है। समझ में आया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है, 0 के पीछे जो है यहाँ पर न माइनस आएगा न प्लस आएगा, ठीक है। तो 0 के पीछे, तो यहाँ पर हम ये बात को लिख देते हैं ताकि आप लोग जो है सो उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको इससे पहले लिख लीजिए 0 के
पीछे न माइनस होगा और न प्लस होगा। ठीक है, याद रखिए। इसका मतलब क्या है कि हम कभी भी -0 नहीं लिख सकते हैं। सॉरी, इसको मैं अभी इरेज करिए देता हूँ, रुक जा। हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि 0 जो है ना, 0 के पीछे हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, चाहे ऐसे कभी नहीं लिखा था। संख्या जो होता है, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार होता है। दशमलव प्रसार का मतलब है कि कोई संख्या अगर दशमलव में लिखा रहेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि परिमेय है क्या परिमेय है। तो देखिए, जो शांत हुआ तो उसको हम लोग जो है परिमेय बोलेंगे, और जो अशांत भी होता है, अशांत आवृत्ति जो होता है, वो भी परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे मैं आपको ये उदाहरण सब बच्चा को दिख रहा है, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है 123/125। तो आप क्या काम करना है, 125 में 123 से भाग करना। ठीक है, भाग करना है ना, तो आपको इतना आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा मेरे भाई, पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा पूरा कटेगा ना, तो आएगा 0 पॉइंट, याद रखिएगा आंसर आएगा इसका 0.984। तो ये शांत हो गया। ऐसा भिन्न मतलब ऐसा परिमेय संख्या जिसको हम भाग करने पर पूरा पूरा कट जाएगा, उसको हम लोग शांत कहते हैं। समझ में आ गया। अब जब पूरा पूरा कट जाएगा ना, तो जो संख्या पूरा पूरा कट जाएगा उसको हम लोग परिमेय संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो शांत होगा, मतलब जो संख्या पूरा पूरा कट जाएगा, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। अब दूसरा आप लोग यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है 10/3। तो इसका मतलब हुआ 3 में 10 से भाग करना है। तो 3 में 3 तिया 9, 1.0, 3 तिया 9, 1, फिर 0, फिर 3 तिया 9, यानी कि इसका आएगा 3 दशमलव, दोस्तों आएगा 3.3 आते रहेगा। तो जो ऐसा जो कि कटेगा कभी नहीं, तो जब कटेगा नहीं और लेकिन एक ही रंग का संख्या बार बार रिपीट करे, फिर से सुनिए, ऐसा भाग जो कटेगा नहीं लेकिन एक ही रंग का संख्या बार बार आए, वो भी आपका परिमेय संख्या होता है। तो आपने समझ में आ गया। तो परिमेय संख्या क्या होगा कि जो संख्या पूरा पूरा भाग लग जाए वो भी परिमेय संख्या होगा। जैसे 7.84, क्या ये परिमेय संख्या होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि किसी न किसी संख्या का भाग कटा हुआ है। ठीक है, अच्छा रहेगा 7.34, इसके ऊपर एक रिंग लिखा रहेगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। लिखा रहेगा 7.348, फिर लिखा रहेगा 348, फिर लिखा रहेगा 348, 7.348, 343, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, वो भी परिमेय संख्या होगा। तो मैंने आपको समझा दिया कि क्या है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है 1/7। तो देखिए, इसको भाग करने पर आ रहा है 0.1428557। अब बुनका लगा हुआ है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जोन दशमलव संख्या लिखा है और उसके पीछे बुनका लगा हुआ है, इसे डॉट 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 डॉट, वो हमेशा अपरिमेय होता है, वो परिमेय नहीं होगा। समझ में आ गया। बस बुनका वाला संख्या है ना, वो परिमेय नहीं होता है। बाद बाकी जो संख्या वो आपको मिले वो सब परिमेय संख्या कह देना। बाद बाकी हम 1 नंबर आपको उसमें दे देंगे। हाँ, तो आप लोग समझ में आ गया होगा। ये सारा बात मैंने आपको समझा दिया कि कौन परिमेय संख्या होता है, कौन परिमेय संख्या नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आपको दशमलव का एक ट्रिक समझाता हूँ। देखो, अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखा हो, इसका आगे बुनका नहीं हो, तो परिमेय कहला जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया। कुछ भी लिखा हो, अगर कोई संख्या लिखा हो 7.93, इसके ऊपर रेखिंग दे दिया हो, ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन कोई संख्या लिखा होगा 7.84274934, मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहा है एक ही रंग की संख्या, तो वो संख्या अपरिमेय होगा। या फिर अपरिमेय को पहचानने का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर लिखा हुआ 7.94237 डॉट 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 बुनका लिखा होगा, वो भी अपरिमेय संख्या होगा। तो मैंने आपको एक एक चीज समझा दिया, परिमेय और अपरिमेय को पहचानना। ठीक है, अपरिमेय तो अभी और आगे पढ़ना ही है मेरे भाई। तो अब आगे चलते हैं।
तीसरे स्लाइड पर। तो अब हम आते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ऐसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जब p q पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं है, यही सब बात उसमें भी लिखा हुआ है। अच्छा, अपरिमेय संख्या के बारे में आप थोड़ा बहुत आप जान लीजिए, तब जा करके और मजा आएगा। और अपरिमेय संख्या जानने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें एक चीज आपको समझना पड़ेगा। जैसे में आपको क्या समझना पड़ेगा, इसमें आपको एक परिभाषा हम समझाते हैं अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या। देखिए वर्ड आएगा इसमें। देखिए अभाज्य संख्या वो होता है मेरे भाई जो केवल एक से कटेगा और जिस संख्या को लिखेंगे उस संख्या से कटेगा। जैसे में स्वयं से कटेगा लिख देते हैं, स्वयं से भाग लगे। कहने का मतलब है क्या समझाए, जैसे मान के चलिए अभाज्य संख्या का पहचान है, जैसे हम कहेंगे 2। अब 2 में आप कौन कौन संख्या से भाग लगाइएगा, तो 2 में आप भाग लगाइएगा 1 से, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अच्छा 2 में फिर आप 2 से ना भाग लगाइएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो ऐसा संख्या जिसमें केवल 1 और स्वयं से भाग लगेगा उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा आप कहेंगे कि 3 कौन संख्या हो, क्या 3 अभाज्य संख्या है? चलो 3 कौन कौन से भाग लगेगा, तो एगो 1 से लगेगा, एगो 3 से लगेगा, सिंपल है। तो ये भी जो हो जाएगा बाबू सो अभाज्य संख्या होगा। तो याद पता चल गया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, मैं क्यों बताया हूँ मैं अभी पता चल जाएगा। तो अभाज्य संख्या इसी को बोलते हैं। अब आते हैं अपरिमेय संख्या के ऊपर। अपरिमेय, चलिए तो क्या लिखा था, जिसे p बटा q के रूप में नहीं होगा उसे अपरिमेय। तो सर जी इसको छांटेंगे, पहचानेंगे कैसे, तो देखिए रूट के अंदर फिर से जितना भी अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। एकदम ट्रिक है। तो कहेगा अभाज्य संख्या, ओ अच्छा इसीलिए अभाज्य संख्या बताए थे। तो उदाहरण तो बाबू √2 हो जाएगा, √2, √3, √5, √7, √9, 10 भी होगा। हम अभी अभाज्य संख्या का बता रहे हैं तो 11 ले लेते हैं। तो अभाज्य संख्या अगर आपने देखा तो सीधा कहना अपरिमेय। तो आप बताओ कि √13, फिर से बोल रहे √13 परिमेय होगा कि अपरिमेय, तो बाबू अपरिमेय होगा। कहेंगे बाबू आपको √17 अपरिमेय होगा। तो इस तक समझ में आ गया। अब कहोगे कि सर एक बात बताइए, रूट के अंदर में अभाज्य संख्या तो समझ में आ गया, अगर मान के चलिए रूट के अंदर में अगर लिखा रहेगा √4 तो बाबू एक बात आपको मैं आप बता देता हूँ, एक और पहचानने का तरीका कि रूट के अंदर, फिर से लिख लीजिएगा इसको, रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर लिखा हो, न लिखा हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, क्या NUMBER, नंबर न लिखा हो तो वह भी अपरिमेय संख्या होगा। इसको मैं अभी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, अपरिमेय संख्या होगा। कहेगा क्या सर जी नहीं समझे, तो चलिए अब मैं इसको समझाता हूँ। पहले लिख लीजिए सब लोग, रूट के अंदर इसको लिख लीजिए, रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर न लिखा हो तो वह भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, कैसे, अब इसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो आप कहोगे कि बताइए √4, तो √4 है, तो √4 ऐसा संख्या है ना, √4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाता है। तो ये जो होगा से √4 का आंसर जो हो जाएगा, 2 गो में से एगो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 जो होगा सो सिंपल मैंने बताया था कि परिमेय संख्या हो जाएगा। तो √4 जो है सो परिमेय संख्या है। अच्छा और उदाहरण बताइए भाई जी, तो चलिए
और उदाहरण लीजिए आप रूट अंदर में 9, तो रूट अंदर 9 कैसे लिखाएगा, तो ये लिखा जाएगा आपको, लिखा जाएगा रूट के अंदर में, अगर इसका एलसीएम करवा के समझा जाता है। देखिए अगर पहचानना बताना कि कौन पर में है और पर में है, समझ नहीं आ रहा है स्क्वायर वाला, तो 9 का आप एलसीएम लीजिए, तो 9 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 से कटेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से 1, तो इसको जो है ना रूट के अंदर में 3 2 लिख लीजिए, ये 3 गुने 3। अच्छा एक बात याद रखिए कि रूट के अंदर में 2 को जोड़ा रहेगा ना तो एक बाहर निकल जाता है, तो बस ये बाहर सिंपल 3 है, तो सिंपल 3 क्या होता है, परिमेय होता है। समझ में आ गया। अब आगे लिखल रहेगा रूट 10, लिखल रहेगा रूट 10 लिखल रहेगा, तो रूट 10 है तो 10 का एलसीएम ले लीजिए, तो 2 से हो जाएगा 5, यानी रूट के अंदर में 2 गुने 5 लिखा जाएगा, तो यार 2 गुने 5 क्या होगा, यह परिमेय संख्या रह जाएगा। क्या पता है, कुछ बाहर निकलवे नहीं किया, और जब निकलवे नहीं किया तो वह परिमेय कहला जाएगा। तो ये चीज है अपरिमेय संख्या। अच्छा कहिएगा कि भाई जी एक बात बताइए, रूट 8 कितनी होगा, तो चलो रूट 8 ले लेते हैं, तो 8 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 से हो जाएगा 4, फिर 2 से हो जाएगा 2, फिर 2 से हो जाएगा 1, तो रूट के अंदर में लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2। तो यहाँ पर याद रखिएगा 2 गो में से एगो 2 तो बाहर चल आएगा, लेकिन एगो ये अंदर रह जाएगा, तो जब अंदर रह जाएगा तो उसको रूट 2 में लिख देंगे, तो उसको ऐसे लिखते हैं। तो ये भी अगर रूट लगा हुआ है, रूट लगले रह गया, तो वो अपरिमेय संख्या कहला जाएगा। तो समझ में आ गया। देखिए पसीना इतना गिर रहा है, क्या ही कर सकते हैं, आप लोग के लिए सब कुछ करना पड़ेगा हमको। तो बताइए आप लोग बताओ कि समझ में आया कि नहीं। मेन क्या है ना कि वीडियो लंबा हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको है कि मेरा बच्चा को समझ आना चाहिए, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्लियर हो गया और परिमेय संख्या भी क्लियर हो गया। अब आते हैं अगला स्लाइड पे हम लोग, ठीक है। परिमेय अपरिमेय कंप्लीट, इसको डिलीट करते हैं, इसमें आते हैं। तो अब इसको भी डिलीट कर देते हैं, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको बस आप ध्यान रख लीजिए कि अभी जो हम लोग इसमें सवाल सब बनाएंगे ना, तो उसमें आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा, फिर ये प्रेमिका वर्ड सुनने को मिलेगा, फिर भाजकता सुनने को मिलेगा, विरोधाभास सुनने को मिलेगा। ये सब स्टेप्स जो है सो सवाल सॉल्व करने का एक तरीका होता है। जैसे आप कहेगा कि एल्गोरिथम विधि से कीजिए, तो उसका सूत्र होगा तो वो समझा देंगे। प्रमेयिका से सॉल्व करने के तो भी समझा देंगे। भाज्य बराबर भाजक गुण भागफल जो शेषफल वो भी यहाँ से हो जाएगा। विरोधाभास में क्या आ जाएगा, जैसे आपको मैंने समझाया है कि माना कि रूट 2 परिमेय संख्या को सिद्ध करे, तो वहां पर जैसे उल्टा मान करके जब हम लोग करते हैं वहां पर ये हो जाएगा। तो ये सब चीजों कुछ तरीका है। अब हम लोग को आगे क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ निकालना, 2-3 विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अच्छा समझ लिए। तो अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अब आते हैं अगला स्लाइड पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सूत्र को समझना, लिखा हुआ है यूक्लिड के बारे में मैं बताता हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, फिर से सुनो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो क्या होता है इसका सूत्र बाबू, ये रहा सूत्र, याद रखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा ना सो या तो 0 होगा ना तो 0 के बराबर, लेकिन बी हमेशा जो होगा बाबू, बी हमेशा जो होगा सो आर से बड़ा होगा। ये सर जी हमको कुछ समझ नहीं आया, तो चलिए मैं आपको अगला स्लाइड पर समझाता हूँ। पहले मैं बताता हूँ ए बी की, चलिए एक सूत्र मैं आपको बताता हूँ पहले। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक सिंपल भाग में आपको बताना चाहूँगा, वहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सॉरी, हाँ, एक मतलब लग जाएगा 7 × 1 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग शेष बोलते हैं, ये जो होता है उसको भागफल बोलते हैं, ये जो होता है इसको भाज्य बोलते हैं, और ये जो होता है इसको भाजक बोलते हैं। तो यहीं से सूत्र आता है ना बाबू, यहाँ से सूत्र आता है ना कि बीच वाला को भाज्य, इधर वाला को भागफल, इधर वाला को शेषफल, इधर वाला को भाजक। तो वहां पर लिखा हुआ था ए बराबर, पिछल का सूत्र समझा रहा है, बी क्यू प्लस आर, जहां जो क्या बोलते हैं आर जो होगा, ई जो होगा सो हमेशा या तो 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, और न तो उसे
बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन हमेशा जो है सो बी उससे बड़ा होगा। पिछले स्लाइड पर आप एक बार देख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है ये सूत्र, ये वही लिखा हुआ है। अब मैं इसी को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आता हूँ। हाँ, तो क्या लिखा हुआ था मैंने बता दिया था। तो ए बराबर था बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर जो होगा सो 0 से बराबर या 0 के बड़ा होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा यहाँ पे। लेकिन बी हमेशा इसे बी हाँ, बी जो है सो हमेशा आर से बड़ा होगा। कहने का मतलब है कि जैसे मैंने आपको भाग समझा दिया था, 2 से 1 लेते हैं 9, तो 4 मरता में यहाँ पर 8 1। तो देखिए इसी को ना हम लोग बोले थे भाज्य, इसको बोले थे भागफल। ये था अपना शेष, और ये था आपका भाजक, ठीक है। तो देखिए ए बराबर लिखा हुआ था। ए का मतलब क्या हुआ, हिंदी में इसका सूत्र मैं बताऊं। हिंदी में सूत्र आता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये हिंदी में सूत्र होता है। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। कहने का मतलब भाज्य, तो ए बराबर यानी बीच में जो है इसको हम लोग ए माने हैं, सिंपल। बी, तब बी कौन हो जाएगा भाजक, तब भाजक कौन है, तो भाजक को हम लोग ये माने हैं, तब बी बराबर हो जाएगा भाजक। अच्छा, उसके बाद गुना है तो गुना दे देंगे। क्यू का मतलब बीच में गुना है। क्यू किसको मानेंगे बाबू, तो यहाँ पर देखिए भागफल, तो क्यू मानेंगे इसको, तो क्यू हो जाएगा ये, प्लस आर कौन हो जाएगा, तो आर होता है हमेशा शेषफल, तो ये आ जाएगा शेषफल। सिंपल, यही सूत्र वहां लिखा हुआ है। लेकिन ये जो बात लिखा हुआ है बच्चा सबको समझ नहीं आता है। ये जो लिखा हुआ बाबू, ये वाला बात, ये लिखा है क्या है, ये जो लिखा हुआ है इसको समझिए। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो आर जो है ना शेषफल, वो हमेशा जो है सो बी से छोटा ही होगा, यानी कि बी कौन होता है भाजक। तो बाबू ई जो है ध्यान से देखो, ये इससे तो हमेशा छोटे ना है। अगर इससे बड़ा होगा, अगर शेषफल बी से बड़ा होगा तो फिर एक मतलब में लग जाएगा बाबू। तो हमेशा याद रखिए आर जो है सो हमेशा जो है सो छोटा होता है कितना से, बी से, ठीक है, भाजक से। वही बात मैंने पीछे आपको समझाया है, ठीक है। तो अब लेते हैं आपके लोग के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन है इधर आपको 455 और 42, इसका जो है सो HCF निकालना है। कौन विधि से पता है, यूक्लिड विधि से। ध्यान से देखिएगा, यूक्लिड विधि से। तो पता है कैसे निकालेंगे, देखिए इसको निकालना है। यूक्लिड विधि होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और बगल में जो कहानी लिखल है से वाला, ठीक है ना, बगल में जो कहानी लिखल है बाबू, तो वो भी कहानी हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हमेशा 0 के बराबर होगा ना, तो बड़ा होगा आर, लेकिन उससे आर हमेशा बड़ा होगा, बी से हमेशा आर बड़ा होता है। अब यहीं पर जो है सो हमको 400 कितना लिखा हुआ है, हाँ 55 और 42। तो क्या करेंगे इसके लिए पता है, रफ में आप क्या काम कर लीजिएगा, 455 में बनाने का तरीका समझा रहे हैं। 455 में HCF कर दीजिएगा किससे, 42 से। तो 10 मरतब में आ जाएगा कितने, 420। तब 5 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 42, फिर इधर 1 मरतब में 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 7 आ जाएगा। फिर ये वाला 35 यहाँ चला आएगा, 5 मरतब में 35 कट गया कि नहीं। अब इसी को ये क्या बोलते हैं, यूक्लिड से हमको सजा देंगे। तो पता है कैसे सजाएंगे, सबसे पहले लिख देंगे 455 बराबर 42 गुने कितना 10 प्लस ये वाला 35, चेंज कलर। फिर अब इस 42 को उठा के इधर ले आएंगे, तब 42 बराबर कितने हो जाएगा, 35 गुने 1 प्लस 7। अब फिर ये वाला 7 को उठा के इधर ले आएंगे, तो सॉरी 35 को पता, 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0। तो याद रखिएगा जहां पर 0 आ जाएगा सवाल कंप्लीट, और HCF हमेशा 7 हो जाएगा।
जो उसका 0 आंसर आएगा वही उसका HCF होगा। तो अब आगे हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब लिखा हुआ है अंक गणित मूलभूत परियोजना प्रमेय, जो आप समझिए। तो इसको कैसे समझेंगे? अभाज्य संख्या, पहले इसका परिभाषा लिखा हुआ पीछे भी समझा दिए। ऐसा संख्या जो केवल एक और पी से कटे, मतलब खुद से कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे में अभाज्य संख्या का उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11 अनंत तक। अब जैसे लिखा हुआ है कि 7 को एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो बिल्कुल है, क्योंकि संख्या 1 से और 7 से कटेगा। तो कह रहा 8 है, तो नहीं, 8 अभाज्य संख्या नहीं है। काहे कि 8 जो है बाबू 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से कट जाएगा। इसीलिए केवल 2 से कटने वाला संख्या को अभाज्य बोलते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है जो अभाज्य। अब यौगिक संख्या किसे बोलते हैं? तो यौगिक का मतलब होता है, सिंपल समझिए, भाज्य संख्या। तो परिभाषा में लिखा हो कि ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, मतलब वो संख्या 2 से अधिक संख्या से कटे। जैसे में यहाँ पर 6 है, तो 6 कथी से कटेगा? 1 से तो कटवे करेगा, 2 से कटवे करेगा, 3 से कटवे करेगा, आज 6 से कटवे करेगा। फिर 8 भी इसी तरह चेक कर लीजिए, 9 कर लीजिए, 15 कर लीजिए। तो भाज्य और भाज्य तो मैंने क्लियर कर दिया। अब इसमें एक और है आपको को प्राइम नंबर। तो देखिए को प्राइम नंबर भी बहुत ईजी है। ऐसा 2 संख्या जिसका HCF 1 हो, मतलब ऐसा कोई भी संख्या लीजिए जिसका HCF निकालने पर बाबू इसका आंसर जो है 1 हो। जैसे में मान के चलिए हम संख्या ले लेते हैं 9, संख्या ले लेते हैं यहाँ पर 10, इसका हमें HCF निकालना था। 1 मरतब में 9, 1 यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 मरतब में कट जाएगा। तो बताइए HCF यही ना हुआ बाबू, HCF। तो याद रखिए ऐसा 2 संख्या जिसका HCF करने पर 1 आएगा, उसी को हम सहभाज्य संख्या बोलेंगे। यानी कि 9 और 10 जो होगा सो सहभाज्य होगा। अच्छा 4, 5 का आप HCF निकाल के चेक कीजिए, फिर 5 और 6 का HCF निकाल के चेक कीजिए। तो जिसका HCF आपको 1 आ जाएगा उसको आप आराम से सहभाज्य संख्या बोल देना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, यानी 8वां नंबर पे। 8वां नंबर भी मैंने समझा दिया। अब आते हैं 9th नंबर पे, अंक गणित मूलभूत प्रमेय। बाबू इसको समझो एकदम आसान भाषा में, ये सब आपको आएगा पर बताने के लिए इस विधि से सॉल्व करें। तो देखिए यूक्लिड आएगा तो कैसे करना मैंने बता दिया। अब पिछले अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे आएगा वो भी बता दिया। अब आपको अंक गणित समझाते। देखिए अंक गणित को जितना कहानी है, जैसे मान चलो कोई आपको संख्या दे देगा, जैसे आपको 96 का ही ले लेते हैं। तो चलिए 96 का ले लेते हैं और अंक गणित से इसका जो है से क्या निकालते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्लाइड में देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है। गुणनखंड, हाँ, मतलब अंक गणित मूलभूत परियोजना करेगा, प्रमेय कहेगा, तो उसमें आपको इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। मतलब आप इसको पता है कैसे समझ सकते हैं? घातों के रूप में व्यक्त करना, घात के रूप में व्यक्त कर देना है आपको। कैसे? तो लिखा लगा रहेगा, जैसे मान के चलिए दो स्लाइड नहीं होगा, हाँ सॉरी 2 स्लाइड होगा। आपको अगर है 96, तो 96 में लिखा लगेगा अंक गणित से सॉल्व करें, अंक गणित प्रमेय, ठीक है, अंक गणित प्रमेय, ठीक है। तो देखिए 96 का ले लो LCM, तो 2 से कितने हो जाएगा? 48 दूना 96 होता है 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, फिर 3 से 1, 1 2 3, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 पर पावर 5 गुने 3। इसी का नाम होता है अंक गणित प्रमेय। अंक गणित प्रमेय जो होता है सिंपल, उसको घात के रूप में व्यक्त करना है। आगे मैं बताऊंगा कि इसका सवाल भी कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी तो चैप्टर जब आएगा वो भी सारा कुछ कंप्लीट करवा दे। इसी तरह मैं आपको यहाँ पर आप निकाल के चेक कर सकते हो इसका, फिर 2052 का, फिर 13,000, 2,500, 11,000, 10,000, 1,36,367 का। तो इस तरीके से अंक गणित प्रमेय होता है, ठीक है। अब आगे जो है मैं बताना चाहूंगा, अगला स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर एक क्वेश्चन है लिखा हुआ है बाबू, इसको ध्यान से देखो। इसी तरह आपको क्वेश्चन भी रहेगा, कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वो सवाल सॉल्व करिए। तो बाबू आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि होता क्या है पहले। तो यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ क्या कर लेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे सवाल करते हैं। LCM सबको आता है, सभी बच्चा को, बस ऐसा ही कर देना है। तो देखो न्यू स्लाइड पर 29,700 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको यहीं पर करके बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई मेरे 29,700,
ठीक है। इसको एलसीएम करो तो 2 से लगा देंगे तो कितने हो जाएगा 14,850। फिर 2 से लगा देंगे फिर 2 से लगा देंगे तो हो जाएगा 7425। फिर 2 से लगा देंगे तो 2475। हाँ सॉरी यहाँ पर 3 से लग जाएगा, 3 से, हाँ 3 से लगा देंगे। फिर 3 से लगाने के बाद जो है सो आ जाएगा इसका 28,875। ठीक है। उसके बाद फिर लगा देंगे 3 से तो 275। फिर लगा देंगे 5 से तो आ जाएगा 55। फिर 5, फिर 11। इस तरीके से जो है और लास्ट में क्या लिख देना है तो देखिए पावर के रूप में जो है 2 पर पावर 2 है तो लिख देंगे 2 पर पावर 2 गुने 3 का 3 गो तो 3 पावर 3, 5 है 1 गो तो 5 गुने 11। तो यही बात तो यहाँ लिखा हुआ है। सिंपल है भाई, कुछ नहीं है, मतलब हलवा है समझो। तो मैंने आपको बता दिया, ये एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से सवाल इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है मेरे भाई, आगे हम चलते हैं अगला स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड क्या है, प्रमेय या थ्योरम क्या होता है उसको समझिए। देखिए इसमें आपको जो सवाल जब आएगा तो आपको ये सब चीज को समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। तो देखिए ये जब सवाल आएगा ना टॉपिक में तब मैं आपको एक एक चीज बना करके मैं आपको समझा दूंगा एक एक चीज को। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है बस आपने समझना कि ये आपको याद करने के लिए चाहे बस एक एक्स्ट्रा टॉपिक के रूप में इसको मान के चलिए, ये एक्स्ट्रा हुआ जो कि आपको जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा ना तब आप वहां से इसको आराम से निकाल लेना। ठीक है। तो अगला चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 12 पे। देखो 12 में क्या लिखा हुआ है, आते हैं अब मेन एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ठीक है। तो लिखा हुआ है मौसक कौन होता है, तो मौसक होता है गुणनखंडों में सबसे छोटा घात और लसक होता है गुणनखंडों में सबसे बड़ा घात। कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई पसीना बहुत आ रहा है। जैसे अगर 36 का एलसीएम करेंगे बाबू तो 36 का एलसीएम पे चलो यहाँ पर कर लेते हैं। आप लोग देखो ध्यान से, 2 से हो जाएगा 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, यानी 36 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर, तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, 36 बराबर और गुने 3 पर पावर 2। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा अब 50 का लिखिए, 50 का लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 2। तो हमको निकालना है एचसीएफ। तो मैंने क्या बोला था अभी थोड़ा देर पहले, आप देखो यहाँ पर कि एचसीएफ कौन होता है, गुणन प्रति सबसे छोटा घात वाला। तो देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो इसका पावर 3 है इसका पावर 1 है, तो यही ना बाबू एचसीएफ हो जाएगा 2। सिंपल बात है, 2 संख्या दे देगा और कहेगा आप निकालिए एलसीएम और एचसीएफ। तो इस तरीके से आराम से एलसीएम करके लिख लेना, इसका भी करके घात के रूप में व्यक्त कर लेना और उसमें जो सबसे छोटा घात होगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आपको एक सवाल हम देते हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, 8 और 10 का एचसीएफ निकालिए। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए 8 का आराम से एलसीएम कर लेंगे तो 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2, यानी 8 को लिख सकते हैं क्या, 8 बराबर क्या लिखा जाएगा, तो 8 बराबर हम लिख सकते हैं 8 बराबर 2 पर पावर 3। अच्छा 10 को, तो 10 को लिखा जाएगा 2 और गुने 1 लिख देते हैं, और 10 लिखा जाएगा कितना 2 से 5, यानी कि 10 बराबर लिख देंगे 2 पर पावर 2 गुने 5। तब बाबू एक बात बताओ, इसका घात 1 होगा क्योंकि 1 है, तो हम क्या बोले हैं एचसीएफ कौन होता है, जिसका घात कम होगा वही एचसीएफ, यानी कि ये वाला। तो एचसीएफ बराबर कौन 1। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। तो एचसीएफ निकालना मैं आपको बता दिया। आगे क्या टॉपिक है वो समझो, आगे का टॉपिक क्या है। तो एचसीएफ अब कह रहा है कि बाबू एलसीएम। तो एलसीएम में यहाँ पर आप ध्यान से देखो, छोटा वाला तो मैं एचसीएफ निकाल, एलसीएम में क्या है कि जो सबसे बड़ा घात होगा दोनों में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसमें 2 था तो बड़का घात लिख लिए, इसमें भी 3 था तो 3 लिख लिए, अब 5 था तो 5 लिख दिए। इस सब का गुना कर देंगे तो यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 बराबर 900 आएगा। तो यही एलसीएम हो गया। तो इस तरीके से आप आराम से एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे यहाँ से। ठीक है, अब क्या करना है बाबू, एक और उदाहरण दिया हुआ है इसमें,
सेकेंड एग्जाम्पल। तो देखिए क्या लिखा हुआ मेरे भाई कि एगो 392 है, तो उसका हम लोग निकालेंगे तो आएगा इतना, और एक संख्या है इसका, तो इसका निकालेंगे तो इतना। तो इसका मौसम निकालने के लिए पूछेगा पहले, तब मौसम जो है सो कितना होगा, 2/3 होगा। कल्ला मौसम 2/3 होगा। देखिए ध्यान से, इसमें भी मौसम कौन होता है पता है, मौसम होता है HCF होता है, HCF होता है जो दोनों संख्या में एक रंग का संख्या रहना चाहिए। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, चलिए क्लियर है। इसमें 7 है तो इसमें 7 तो नहीं है, तो इतना होगा नहीं। तो 2/3 सॉरी 2/3 और 2/4। तो मैंने मौसम के बारे में क्या बोला है कि जिसका घात छोट हो, तो यानी कि 2/3 जो हो जाएगा सो इसका HCF हो जाएगा। तब LCM निकालने के लिए, तो LCM निकालने के लिए बाबू एक सूत्र है। तो LCM निकालने का सूत्र यहाँ पर देखिए सभी लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो संख्या रहेगा उसको गुना कर देंगे, यानी LCM बराबर आप बोल सकते हैं जो संख्या रहेगा A गुने B बटा HCF, ठीक है। या फिर अगर ये भी नहीं आप लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में HCF, ठीक है। तो पहली संख्या ये हो जाएगा और दूसरी संख्या ये हो जाएगा, ये दोनों को गुना कर देंगे और 8 से भाग कर देंगे जो HCF है हमारा सो, तो हमारा LCM निकल जाएगा। तो ये तरीका भी है LCM निकालने का। सेकेंड एग्जाम्पल में सूत्र पर ये हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मौसा गुने लौसा जो है सो यहाँ पर सूत्र भी लिखा हुआ है, तो आराम से देख लेना, ठीक है। 2 से अधिक संख्या के लिए लागू नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर 3 संख्या का, जैसे में अगर आपका आ गया 4, 8 और 12, इसका अगर आपको निकालना होगा LCM, तो इस सूत्र का प्रयोग हम लोग को नहीं करना है। मतलब ये को संख्या के LCM अगर HCF निकालना है तो इसका प्रयोग करेंगे, तीसरा संख्या में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा आगे हम लोग चलते हैं अगला स्लाइड पे। तो देखिए ये सब कुछ उदाहरण है मेरे भाई, जो कि आप लोग आराम से समझना। जैसे ये है तो देखो ये कितना हो गया, ऐसे करके कुछ उदाहरण LCM जैसे इसको करना है तो देखो 3 अगर 2 बार तो यहाँ लिख दिए 2, फिर आगे 5 2 बार तो यहाँ 5 पर 2 बार 17 का 17, फिर उस तरह इसका कुछ उदाहरण है, फिर इसका उदाहरण। तो ये मैंने उदाहरण आप लोगों के लिए सॉल्व करके बता दिया है, ताकि यहाँ से अगर आप लोग LCM वगैरह में दिक्कत हो तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे मैं चलता हूँ पेज नंबर 14 पे। तो पेज नंबर 14 में देखिए HCF और LCM हम दोनों निकाल के समझाए हुए अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले मैं 26 और 91 का मौसम निकाला हूँ। तो बाबू देखो 26 का LCM करके देख लीजिए तो 2/1 गुने 13 आएगा, 91 का इतना आएगा। तो देखिए मौसम कौन होता है, जिसका पावर छोट हो और दोनों में होना चाहिए। तो देखिए 13/1 है, 13/1 है, तो दोनों से एगो छट जाएगा, तो मौसा 13 हो गया आपका। भाई जी अब लघुत्तम LCM कौन होगा, तो LCM कौन होता है, जिसका पावर बड़ा हो और जो संख्या में हो, जैसे 2 का 2 आ गया, 7 भी आ गया इसमें, 13 भी। तो LCM इस तरीके से निकालते हैं। देखिए LCM में सिंपल समझिए, LCM हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, जो संख्या में होगा, कहने का मतलब जो संख्या में, दोनों संख्या में, जैसे मान के चलो इधर एक में है ऐसे 2 गुने 4/5 गुने 3, एक में है 2 गुने 7 गुने 4/5। तो देखिए LCM में कौन लिया जाएगा, तो जो बड़का पावर वाला होगा तो 2 है तो एगो 2 आ जाएगा गुने, ये दोनों 4 में से पता है कौन सा 4 आएगा, 4/5 वाला गुने, उसके बाद ये 3 है 5 है वो दोनों लिखा जाएगा। मतलब जो अलग अलग रहता है वो भी LCM में लिखा जाता है। तो एगो एग्जाम्पल यह हो गया। अच्छा ये हो गया। अब एक और एग्जाम्पल, इसको जांच सत्यापित करने के लिए आपको जांच करना है। देखिए लिखा हुआ है LCM। तो देखिए LCM कहते हैं 13 और L3 लघुत्तम कहते हैं 182। ये दोनों का जो गुना करेंगे तो इतना आया, और इस दोनों संख्या का भी जो गुना करेंगे तो इतना आया। तो इसका सूत्र यहाँ से मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ, कहीं ना कहीं तो मैं लिख दिया होगा, अगर नहीं लिखा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है पहली संख्या, सूत्र होता है सत्यापन का सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM।
तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या कौन हो जाएगा, जो ये दिया हुआ सो, दूसरी संख्या जो दिया हुआ, ये दोनों का जो गुना करेंगे और इसका बराबर में जो HCF निकलेगा सो और जो LCM निकलेगा सो, दोनों का भी जो गुना करेंगे तो हमारा सेम आंसर आएगा। तो मैंने एक एक चीज समझाते हुए चल रहा हूँ। अब दूसरा एक सवाल है, इसमें देखिए 336 और 54 का आपको HCF और LCM दोनों निकालना है। बाबू यहाँ पर याद रखना, मौसम मतलब HCF होता है और लौसम मतलब LCM होता है, तो ये कंफ्यूजन में नहीं रह जाना, ठीक है। तो 354 और यहाँ पर देख लेना, यहाँ पे मैंने पूरा को सॉल्व करके बताया हुआ है, इसको भी सत्यापित किया है। फिर देखो यहाँ पर 12, 15 और 11, तो देखो 12 का हो जाएगा 2 गुने ये, फिर 15 का ये और ये 21 का है। मौसम इसका क्या हो जाएगा, जो तीनों में सबसे कम घात होगा, तो देखो तीनों में आना चाहिए, तीनों में घात कम होना चाहिए। तो देखो 2 पर पावर 2, 3, तो कोई 3, हाँ ये 3 आ रहा है सब में, तो सिर्फ 3 हो जाएगा। LCM कौन होगा, तो तीनों में जो आ रहा है सो भी, तो तीनों में एक 3, तो 3 आ जाएगा, 2 पर पावर 2, फिर 5 गुने 7, यानी कि अगर आप इसका LCM निकालना चाहोगे तो 2 पर पावर 2 गुने 3 का गुना कर देना, ठीक है, और फिर गुना कर देना आपका 5 से, और फिर गुना कर देना 7 का, ठीक है, तो जा करके आपका इसका LCM आ जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। फिर इसी तरीके से मैंने इसको सॉल्व करके आपको बताया हुआ है, आप इसको भी निकाल लेना, ठीक है। देखो इसको किस तरीके से निकाला है, पहले मौसम आ जाएगा आपका, इसका निकाल के 12, LCM कितना है, इतना है। चौथा क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन है कि यदि एगो संख्या दो संख्या जिसका मौसम 7 है तो LCM निकालने के लिए, तो सिंपल में सूत्र बता देंगे, वही वाला कौन सूत्र, हम कर देंगे A गुने B बटा HCF। तो A गुना B कौन है, इस संख्या को गुना करके और जो HCF साथ है उससे भाग कर देंगे, तो सिंपल इस तरीके से निकाल कर, पीछे मैंने सब कुछ बताया है एल्गोरिथम में। तो बस अब जो है सो आगे का टॉपिक में क्या है उसको देख लेते हैं, बस लगभग कंप्लीट है आपका सब कुछ। देखिए अब आपको इस चैप्टर में एगो संख्या सवाल पूछेगा, सिद्ध करे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, इस तरीके से। तो देखिए इसको विरोधाभास कैसे बनाएंगे। विरोधाभास में क्या होता है कि जो चीज दिया रहेगा ना उसको उल्टा मानना है। जैसे मान लिया कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, सिंपल। तो जब परिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, P बटा क्यू में। तो यहाँ पर वही बात लिख देंगे कि रूट 2 बराबर P बटा क्यू, P क्यू एक पूर्णांक है जिसका एक के अलावा कोई घनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ये बात लिख देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ यानी इसको और इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो रूट 2 यानी कि ऐसे करेंगे, इसको रूट 2 का स्क्वायर बराबर P बटा क्यू का स्क्वायर। देखिए इससे हट जाएगा तो बच गया 2, P के स्क्वायर बराबर क्यू का स्क्वायर, ठीक है बाबू। ये लिखा हुआ है, यहाँ जो लिखा हुआ है 2 बराबर P स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर में लिखा हुआ है क्या, तो लिखा हुआ है आपको ये बात लिखा हुआ है कि P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। कहने का मतलब कहाँ से आया, देखो इसको मैं अगला पेज पर समझाता हूँ। देखो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 2 बराबर, सॉरी हाँ इसको मिटा देते हैं, लिखा हुआ है 2 बराबर लिखा हुआ P स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर दो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ना P स्क्वायर बराबर 2Q का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहीं से क्या बात होगा, आगे जो बात लिखा हुआ है उसको आपको समझना है, ठीक है। लिखा क्या है बाबू, लिखा हुआ है ये रहा, लिखा है कि P स्क्वायर एक सम है और Q भी सम है। कहने का मतलब है, माना कि P बराबर 2m, ये जो कहानी लिखा हुआ है, ये कहानी क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखो ध्यान से, ये कहानी को मैं बताता हूँ, लास्ट में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है कि 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ई जो है सो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा में 2 चला आएगा। तो देखिए नियम क्या है कि एक के अलावा कोई भी घनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ P स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाज्य हो रहा है,
विभाज्य हो रहा है तो सिंगल p भी 2 से विभाज्य होगा, लेकिन क्या कर रहा है सिर्फ 1 से विभाजित होना चाहिए, 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमको जो है सो लास्ट में विरोधाभास में लिख देना कि यहाँ लिखा ना p और q दोनों का 2 गुणनखंड है, तो 2 वाला को हमको नहीं लेना है मेरे भाई, सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा वही बात हमको लेना है। ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चा को? तो इजी तरीके से मैंने आपको ये भी समझा दिया, सेम उसी तरीके से ये सवाल बनेगा। बाकी जब इसका जो सिलेबस होगा उसमें भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब लास्ट में जो दिया हुआ है परिमेय का और अपरिमेय का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्या तो सबको पता है कि p बटा q के रूप में लिखते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे कि इस रूल को आप समझना है। इस रूल को जो बच्चा समझ में आ गया उसको शांत और अशांत बिना भाग के पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब लिखा हुआ है कि यदि q यानी कि नीचा वाला, जैसे p बटा q लिखते हैं तो मान चलिए नीचा में कोई संख्या रहेगा तो उसको अगर हम 2 पर पावर n और m के रूप में अगर व्यक्त कर लेते हैं तो वो हमेशा जो होगा सो क्या हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, और अगर इसके रूप में नहीं होता है तो वह शांत होगा। कहने का मतलब आपको मैं एक बार समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 13 बटा मतलब कि 31-25। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बताऊँ, इसका जो है इसका एलसीएम लेना तो इसका आएगा 5 पावर 5। तो याद रखना नीचे में आए ना 5 तो या तो 2 आ जाए नहीं तो 5 आ जाए। अगर ऐसा आएगा तो ई वाला सिंपल हो जाएगा शांत। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर भी देख लीजिए, इसमें 1000 का एलसीएम ले लेंगे नीचे वाला का तो आएगा 2 और 5 पे पावर 3। तो देखिए 2 और 5 आ गया तो इसको परिमेय संख्या शांत बोल देंगे। यहाँ भी आ जाएगा 2 5 तो भी शांत हो जाएगा, ये भी 5 भी शांत हो जाएगा। ये सब शांत का उदाहरण है। अच्छा इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है कि 5 तो आया है लेकिन उसके साथ 3 चिपक गया है। तो जैसे मान चलो 75 है तो 75 है तो 2 मतलब कथी से लगेगा यहाँ पर, सॉरी 75 है यहाँ पर 75 को कथी से लगाएंगे, एलसीएम कर लेते हैं तो 3 से लगेगा। तो 3 दूना 6 25 दिया 75, फिर लगेगा आपको 5 से तब 50 25, फिर 5 से 1। तो ई इसका मतलब हुआ कि ई लिख सकते हैं 3 गुने 5 पावर 2। अब मैंने क्या बोला है आपको कि अगर बटा में ऐसा रहेगा तभी ऊपर में शांत होगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए 8 बटा 75 जो होगा सो क्या हो जाएगा, अशांत हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको शुरू में बता दिया था ये तो भाग तरीका से, इसमें लिखेगा बिना भाग किए बताइए कि निम्नलिखित में कौन शांत है और कौन अशांत है। तो इस तरीके से आराम से आप बना सकते हैं। पावर नीचा में देख लेना है एलसीएम करके, अगर 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में होगा तो शांत होगा। इसके अलावा कुछ होगा मतलब 2 और 5 होगा तो शांत, अगर सिर्फ 2 रहेगा तो यो शांत, सिर्फ 5 रहेगा तो यो शांत। और इसके अलावा जैसे मान के चलिए आपके साथ ऐसा कंडीशन आ गया कि 2 भी आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर पावर 3 कर लेते हैं, अब गुने कर लेते हैं। अब इसके ऊपर एक आ गया, मान के चलो इधर कर लेते हैं, हाँ एक आ गया इधर 5 और इधर आ गया आपको एक पावर आ गया 7 पर पावर 2। तो कहो कि ये शांत होगा, नहीं ये हो जाएगा अशांत। ठीक है, तो कहोगे 2 तो आइएगा 5 आ गया, तो याद सिर्फ 2 और 5 हमको मतलब है 2 और 5 रहेगा तभी वो शांत होगा, बाद बाकी सभी अशांत होगा। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक मैंने अच्छे से समझा दिया, आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और एक एक चीज समझना। समझ में नहीं आएगा तो आप बताना, मतलब मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट है, ये पूरा चैप्टर आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है हम करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास को द एंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।